नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो राजस्थान में रीट लेवल 2 का एग्ज़ाम है 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। लेवल फर्स्ट का प्रथम पारी का था जो एक ही शिफ्ट में हुआ है। तो लेवल 2 का रीट में जो आज 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में हुआ है, यहाँ पर पेपर है एग्ज़ाम के बाद वापस स्टूडेंट को नहीं दिया गया है। तो जो सवाल यहाँ पर पूछे गए वो स्मृति आधारित है, स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। 100% ऑथेंटिक सवाल है, वेरीफाई किए गए हैं। तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। तो यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में साइंस और मैथ्स का अलग पेपर था और सोशल साइंस का अलग पेपर था, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो साइंस और मैथ्स के जो 60 सवाल हैं, इनमें से साइंस के 30 सवाल हैं और इन 30 में से यहाँ पर 26 सवाल मिल चुके हैं। तो इन सभी सवाल को मैं आंसर सहित बताने वाला हूँ और जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस है, वो भी लास्ट में कवर करूँगा। कौन से सवाल है वो पूछे गए हैं, स्मृति आधारित सवाल रहने वाले हैं और इसकी पीडीएफ फाइल है एक साथ सभी क्वेश्चंस की टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइंस के जो सवाल हैं। आज आपकी सेकंड शिफ्ट में साइंस का पेपर हुआ लेवल 2 का, पूछे गए 30 में से 26 सवाल। क्या इनका आंसर है? वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, एग्ज़ाम से पहले अपनी तैयारी को परखने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशल टाइम मैनेजमेंट हो गया इनके लिए। तो टेक्स्ट बुक पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, जो भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, 400+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में आज डील है, विन विन वीकेंड ऑफर डील है, जिसमें आपको 12 की बजाय 14 मंथ वैलिडिटी यानी 2 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी और 25% आप डिस्काउंट ले सकते हो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके। आज इस डील का फायदा उठाइएगा। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट पर विजिट करके आप ये इस कूपन कोड की सहायता से एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लीजिएगा और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम से पहले। और इसमें जो रहता है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट है, एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर इंटरफेस उसी प्रकार से आपको देखने को मिलता है जो ऑनलाइन पेपर में ज़्यादातर आता है। और बाकी यहाँ पर रीट का पेपर आपके ऑफलाइन हुआ है, तो पूछे गए सारे सवाल का देख लेते हैं। पहला सवाल यहाँ पर साइंस का लेवल 2 का, कोशिका चक्र की किस अवस्था में, किस प्रावस्था के दौरान डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन है वो संश्लेषित होता है? एस फेज है, एस प्रावस्था के दौरान हिस्टोन प्रोटीन है वो संश्लेषित होता है। अगला सवाल, एक आपतित किरण प्रावर्तक पृष्ठ के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो प्रावर्तन कोण कितना होगा? आपने प्रावर्तन का नियम पढ़ा होगा कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही प्रावर्तन कोण होता है। ठीक है, थीटा आई बराबर थीटा आर रहता है। लेकिन यहाँ पर जितना आपतन कोण होता है, सवाल में आपको ये 30 डिग्री का कोण आपतन कोण नहीं है। इसके लिए आपको आपतन कोण और प्रावर्तन कोण की परिभाषा पता होना चाहिए। आपतन कोण होता कौन सा है? जो प्रावर्तक सतह है जहाँ पर किरण आपतित हो रही है, जो ये सरफेस है, इस पर जो अभिलंब के साथ कोण बनता है, इस पर जो अभिलंब रहेगा वो आपतन कोण होगा। जैसे आपतन कोण, आपतित किरण जो यहाँ पर आपतित हो रही है, अभिलंब के बीच है। आपको जो सवाल में दे रखा है 30 डिग्री का एंगल, ये जो प्रावर्तक सतह है इनके साथ, जैसे कि ये आपतित किरण है और प्रावर्तक सतह के साथ 30 डिग्री का है। अभिलंब आपको पता है प्रावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये वाला एंगल आपतित कोण कितना हो जाएगा? 90 - 30 करेंगे तो 60 डिग्री। अब आपतित कोण 60 डिग्री है, जितना आपतन कोण उतना ही प्रावर्तन कोण होता है। प्रावर्तन का ये नियम कहता है जो भी समतल पोलिश सतह है उनसे प्रावर्तित होती है कोई प्रकाश किरण, आपतन कोण के बराबर प्रावर्तन कोण है। इस केस में 60 डिग्री होगा, न कि 30 डिग्री। ये थोड़ा कंफ्यूज किया गया यहाँ पर। एक और सवाल यहाँ पर न्यूमेरिकल, आवर्ती 50 हर्ट्ज है तो 2 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी होगी? 50 हर्ट्ज आवर्ती, इसके लिए आपको आवर्ती की डेफिनेशन पता होना चाहिए। सभी सवाल डेफिनेशन पर आधारित हैं, ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछे गए, प्रीवियस के भांति हैं। आवर्ती होती क्या है? आवर्ती यानी इकाई, आवर्ती की इकाई जो हर्ट्ज रहती है, यहाँ पर हर्ट्ज दे रखा है, इसका मतलब है इकाई प्रति सेकंड कंपन। आवर्ती की इकाई प्रति सेकंड कंपन। हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड में 50 कंपन हो रहे हैं, तो 2 सेकंड में कितने? 100 कंपन होंगे। आवर्ती का मतलब एक तरंग की आवर्ती तरंगों की संख्या है जो किसी दिए गए बिंदु से प्रति सेकंड गुजरती है, यानी प्रति सेकंड कितने कंपन होते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर 50 हर्ट्ज है तो प्रति सेकंड 50 कंपन, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में 100 कंपन हो जाएंगे। और जो आवर्तकाल रहता है, जो आप टी से डिनोट करते हो समय अवधि है, वो आवर्ती का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती 1/f होता है। इस केस में यदि आपको आवर्तकाल पूछता तो इसका आवर्ती का फ्रीक्वेंसी का आप 50 1/50 कर देते। और आवर्तकाल होता क्या है? कोई भी पूर्ण दोलन करने में जो दिया गया समय है वही आवर्तकाल है। नेक्स्ट सवाल, एलईडी है जो लाइट इमिटिंग डायोड है, वो कौन से रंग के प्रकाश को इमिट करता है, उत्सर्जन करता है? एलईडी है लाल, पीला, हरा, सभी रंग के प्रकाश को करता है, तो ऑल यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। सौर परिवार, सोलर सिस्टम है, सौर परिवार का सदस्य कौन सा नहीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। अब सौर परिवार में काफ़ी बार यहाँ पर ऑप्शन में या तो उपग्रह, जो कृत्रिम उपग्रह रहते हैं, या फिर जो तारामंडल है जो आप नक्षत्र बोलते हो, ये सौर परिवार का हिस्सा नहीं है। अब सौर परिवार में
जो धूमकेतु हैं वो आएगा, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, उल्का भी आते हैं, ग्रह भी आते हैं। जितने भी 8 ग्रह हैं सौरमंडल में वो ग्रह आ जाएंगे। धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्का शामिल है। लेकिन कृत्रिम उपग्रह हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तारामंडल है, ये सौर परिवार का हिस्सा नहीं है। एक समूह बनाने वाले तारे जिनका एक पहचानने योग्य आकार है वो नक्षत्र हैं। तो यहाँ पर विकल्प में यदि उपग्रह की जगह नक्षत्र होता तो भी आप करेक्ट कर सकते थे, सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। बाकी जो 8 ग्रह हैं और चंद्रमा भी है उसका उपग्रह पृथ्वी का, वो भी कृत्रिम की बात कर रहा हूँ, कृत्रिम उपग्रह नहीं होना चाहिए। तो ये 8 ग्रह आप देखिएगा, इनका क्रम है आने वाले सेट में इम्पोर्टेंट है। उन्हीं सूर्य की दूरी के अकॉर्डिंग जो सूर्य के सबसे पास कौन सा है और सबसे दूर कौन सा है, तो ये क्रम की बात करूँ तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगला सवाल, कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो ये विकल्प आपको दे रखे थे, इनमें से आपको पता ही होगा ऑक्सीजन है वो वायु प्रदूषक नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन है, ये वैसे ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं। ऑक्सीजन इनमें से नहीं है, ओजोन जरूर ग्रीन हाउस गैस है। 6 प्रमुख वायु प्रदूषक में आपके पार्टिकुलेट जो मैटर हो जाएंगे कण हैं, ग्राउंड लेवल जोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लेड है, ये सभी। अब आपको पूछा है सरल उत्तक कौन सा है, ठीक है, सरल का पूछा है। तो सरल जो 3 उत्तक आपको पता होगा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, ये सरल उत्तक है। जटिल उत्तक में जाइलम फ्लोएम जो उत्तक है ना वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। सिंपल यहाँ पर सरल स्थायी उत्तक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, पेरेनकाइमा है। हो सकता है आने वाले सेट में इनके कुछ प्रॉपर्टी से आपको सवाल पूछ दें। पेरेनकाइमा है वो उत्तक पादप के कोमल भागों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है वो भोजन का भंडारण होता है पेरेनकाइमा में, और कोमल जो भाग है वहाँ पर पाया जाता है। कोलेनकाइमा है ये उत्तक लचीलापन के साथ दृढ़ता प्रदान करता है। स्क्लेनकाइमा में लिग्निन होता है, इसलिए लिग्निन के बिना ये सरल यांत्रिक उत्तक आप कह सकते हो कोलेनकाइमा को वो, और स्क्लेनकाइमा में लिग्निन होता है और लिग्निन के बिना सरल यांत्रिक उत्तक है वो कोलेनकाइमा है। जटिल उत्तक जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा। और स्क्लेनकाइमा है, इस उत्तक की जो कोशिकाएं मृत होती हैं, मृत कोशिकाएं किसकी हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। और यांत्रिक दृढ़ता ये प्रदान करता है पादप को। कृत्रिम रेशा जो सिंथेटिक फाइबर है वो कौन सा है? तो अब कृत्रिम रेशा कौन सा है, क्या विकल्प थे आप बताना। जैसे बात करूं, प्रथम जो मानव निर्मित, अब सिंथेटिक है तो मानव ही बनाएगा, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है वो नाइलॉन है, 1930 में हुआ था विकसित। और कृत्रिम रेशा में ये सभी रेयॉन, नाइलॉन, टेरिलिन, डेक्रॉन, टेरिन वगैरह आ जाते हैं। पोटेशियम का प्रतीक आपको पूछा है, जो अनयूजुअल वाले सिंबल हैं वो ज़रूर याद रखना। पोटेशियम है उसको के से डिनोट करते हैं, कैलियम आप कह सकते हो, सोडियम है, नेट्रियम Na से इसको डिनोट किया जाता है, आयरन को Fe, अब नाम से उल्टा यहाँ पर डिनोट हो रहा है, ठीक है। और सिल्वर को Ag, अर्जेंटम हो जाएगा। टिन है, टिन, और यहाँ पर टंगस्टन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिन को Sn से, टंगस्टन को W से है, एंटीमनी को Sb से करते हैं, गोल्ड को Au से, मरकरी को Hg और लेड को Pb से डिनोट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट अनयूजुअल सिंबल्स हैं एलिमेंट के। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पूछा है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट है AlNO3 का होल थ्राइस हो जाएगा। अब जो लेग्यूमिनोसी हैं, दलहन वाले हैं, लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों में कौन सा अंतःसहजीवी जीवाणु होता है? तो राइजोबियम होता है, लेग्यूमिनी वाले पादप हैं, राइजोबियम करता है नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। गर्भावस्था एवं प्रसव से संबंधित हार्मोन कौन सा? 2 प्रमुख हार्मोन इसमें रहते हैं प्रसव और गर्भावस्था के दौरान, एक रिलैक्सिन है, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है। कौन सी खरीफ की फसल है? अब खरीफ की फसल, उसमें क्या आपको विकल्प दे रखे थे, अभी जो सीजन चल रहा है वो खरीफ की फसल का है। इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मूंग, तुहर, कुल्थी, जूट, मूंगफली, घना, सोयाबीन, उड़द, सन, कपास आ जाते हैं, जो जून जुलाई में अपन बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं। रबी की फसल इनके उल्टी जो गेहूँ, जो, जई, राई, सरसों, अलसी, कुसुम रहती है। अगला सवाल, घटते हुए घर्षण का सही क्रम आपको बताना था। अब घटता हुआ घर्षण का मतलब सबसे अधिक घर्षण से सबसे कम। अब स्थिर कोई वस्तु है, घर्षण का मतलब विरोध करना उसकी गति का, स्थिर है यानी सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है वहाँ पर इसलिए स्थिर है, तो स्थिर घर्षण सर्वाधिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सर्पी घर्षण हो जाएगा, जो चल रही है सर्पी घर्षण है। और घूर्णन में तो बहुत कम होगा, तो सबसे कम घूर्णन में ये सही क्रम है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर का आपको पूछा है, संश्लेषित जो सूचक हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, जैसे हल्दी वगैरह है ना, वो आपके प्राकृतिक सूचक हैं। और सिंथेटिक का पूछा है तो इसमें आपके आ जाएगा मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थिलिन, जो भी विकल्प में आपको दिया रहा होगा। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेज में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, मेथेन आ जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के अलावा यहाँ पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर पृथक्करण की निस्तापन विधि का कौन सा उदाहरण है? पृथक्करण की काफ़ी विधियां हैं, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। यहाँ पर आपको निष्पावन का पूछा है। किसका पूछा है? निष्पावन। निष्पावन विधि जो पृथक्करण की विधि है, जैसे किसान वगैरह हैं, वो जो भूसे को भारी अन्न कणों से अलग करते हैं, वो निष्पावन विधि है। और ये जो हवा चलती है ना, हवा में जो धान के कण हैं उनको उपयोग, जो पवन है, वायु का झोंका है, जो मिश्रण से भारी और हल्के अवयव हैं अलग अलग जगह गिरेंगे। भारी अवयव हैं जो हवा के ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, पास में गिर जाएंगे, हल्के हैं दूर चले जाएंगे। इस प्रकार आप पृथक्करण कर सकते हो। एक निस्यंदन भी रहता है, नाम से थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश नाम यदि पता है तो इजीली कर सकेंगे। निस्यंदन यानी फिल्टर करना, उसको अलग करना फिल्टर पेपर से या फिर छलनी वगैरह से। अवसादन यानी जम जाना, अब उसको हटाना निस्तारण। अवसादन जैसे मिश्रण में जल मिलाने पर, काफ़ी बार आप सब्जियां वगैरह लाते हो, उसमें धूल वगैरह जमी रहती है, तो धूल को हटाने के लिए पानी से मिलाते हैं और पानी में धूल कण अलग हो जाते हैं, सब्जी अलग ले लेंगे, वो अवसादन हुआ है धूल कणों का, उसको वापस आपने निस्तारण किया है। भारत के जो पवित्र उपवन है उनसे संबंधित एक सवाल पूछा गया है। पवित्र उपवन कौन से हैं? जो जिनको काटने पर पाबंदी एक तरीके से, क्योंकि धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, ऐसे वन जो लोगों की आस्था और उनके प्राकृतिक लगाव के कारण संरक्षित हैं, उन्हें आप काट नहीं सकते हो, संरक्षित हैं। जैसे राजस्थान में खेजड़ी का वृक्ष हो गया, जो विष्णुई समुदाय उनको विशेषकर यहाँ पर संरक्षित है, उनके सांस्कृतिक महत्व के लिए जुड़ा हुआ है। और बाकी पवित्र उपवन है प्रमुख रूप से सरना उपवन बिहार झारखंड में, गुम्पा अरुणाचल प्रदेश में, देवराय हैं ये महाराष्ट्र में, देवरा पवित्र उपवन कर्नाटक में, काउश हैं ये केरल में है। अगला सवाल लिखते हैं, यहाँ पर है कि प्लूरिशी रोग का रोग कारक क्या है? प्लूरिशी रोग है जो फेफड़ों से संबंधित रोग होता है, फेफड़ों के बीच की लेयर है, उनमें काफ़ी ज़्यादा जलन इन्फेक्शन हो जाता है। वायरल इसमें इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है रोग कारक है, MR ऐसे आप कह सकते हो, जो विकल्प में होगा तो आप करेक्ट कर सकते थे। अब आप वायरल की बात करते हैं, इसमें जो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में निमोनिया हो जाएगा, जिसमें आपके सीने में काफ़ी तेज़ दर्द होता है इस डिजीज़ के कारण। मानव में त्वचा का तेलीय होना, तेलीय त्वचा यानी वसा की मात्रा ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पर विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से इजी सवाल रतौंधी और जीरोफथलमिया रोग होते हैं। विटामिन B6 और B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, जो कि आप कह सकते हो एनीमिया यानी रुधिर की कमी हो जाना वहाँ पर हीमोग्लोबिन की। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाते हैं। विटामिन डी से सूखा रोग, जो रिकेट्स आप बोलते हो, हड्डियाँ वगैरह कमजोर। ई से जनन शक्ति का कम होना। के की कमी से रुधिर का स्राव होना, एंठन, हीमोफीलिया। विटामिन B3 त्वचा पर दाद और B7 लकवा और शरीर में दाद, ये विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? 1952 में हुई। साइंस में ये भी सवाल एक पूछा गया है। प्रयोगशाला विधि पर आधारित है तो शिक्षण विधि से होगा ये। स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रयोगशाला विधि रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर अर्धवर्त की दूरी एवं विस्थापन से संबंधित कोई सवाल पूछा गया है। अब जो अर्धवर्त हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आपका न्यूनतम दूरी ही विस्थापन है, ये दूरी है तो ये न्यूनतम दूरी विस्थापन है। क्या सवाल था वो आप कमेंट करना। बर्फ में रखी लकड़ी में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? मैं बताऊं ऊष्मा का संचरण होगा ही नहीं, लकड़ी क्या है, कोई चालक थोड़ी है। तो बर्फ में रखी लकड़ी में ऊष्मा का संचरण है। यदि आप आइसक्रीम में कोई भी लकड़ी का चम्मच रखेंगे ना तो दूसरे एंड पर वो कोल्ड नहीं होगा। कारण क्या है? अब वैसे यदि कोई मेटल होगी तो उसमें चालन विधि से जब टच करेंगे कोल्ड को तो वो ऑटोमेटिकली चालन कंडक्शन से एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। चालकों में जो धातुएं वगैरह शामिल हैं तो वहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है कंडक्शन विधि से। अब जो चालन विधि है, कंडक्शन है, वो ऊष्मा के स्थानांतरण की तो विधि है लेकिन वो चालक पर निर्भर करेगी। वो कुचालक पदार्थ लकड़ी वगैरह नहीं होना चाहिए, धातुएं वगैरह हैं उस पर। खाने योग्य भूमिगत तने का उदाहरण कौन सा है? आलू है, हल्दी है, प्याज है, लहसुन है, भूमिगत तने का उदाहरण है। तो ये 30 में से 26 सवाल है। कुछ सवाल रहे होंगे जो शिक्षण विधियों के आपके सब्जेक्ट स्पेशल हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। अब यहाँ पर अन्य जैसे कि लेवल फर्स्ट का भी आप आज एग्ज़ाम था आपके, लेवल फर्स्ट में सभी सब्जेक्ट शामिल रहते हैं तो उसमें साइंस के कुछ 4 से 5 सवाल है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद अपन लेवल सेकंड सामाजिक विज्ञान के सवाल देख रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन वृद्धि हार्मोन का सही मिलान था। तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, मादा लैंगिक हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन है नर जो जनन हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो पिट्यूटरी ग्रंथि की जो पूर्व काल पिट्यूटरी में सोमाट्रोफिक कोशिकाओं से ये निकलता है। अब एक सवाल था किस जंतु से रेशम प्राप्त होता है? अब रेशम है, एक तो रेशम कीट से होता है
और बाकी जो मैं बात करूं, नेचुरल जो फाइबर है, बकरी वगैरह के ऊन है, रेशम, ये नेचुरल है, जानतो रेशे हैं। प्लेटलेट्स की संख्या कम होना, मतलब आपको डेंगू हुआ होगा, मलेरिया है, यहाँ पर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। रेबीज़ क्या है? रेबीज़ एक वायरस है। अब लेवल 2 में मैथ के सवाल इस टाइप से स्टूडेंट ने भेजा है, जो पेज गणित सार संग्रह बुक से था। और 1800 में कौन सी संख्या गुणा करें कि पूर्व इस प्रकार पूर्ण धन बन जाए, ऐसा कुछ सवाल था। मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे थे। नेपोलियन का गणित की परिभाषा वाला कथन दे रखा था। एसआई और सीआई एक सिंपल सा सवाल पूछा गया था। और ये सवाल जो आप देख सकते हो, एक्स का मान इसमें आपको निकालना था। और नेक्स्ट यहाँ पर ये आपको कोई चतुर्भुज दे रखा है, एंगल क्यूपीएस फाइंड आउट करना है। परिवार नियोजन योजना, पवित्र वन, ये सभी सवाल ऊपर मैं बता चुका हूँ। और ये हिंदी वगैरह के संधि विच्छेद था, वाक्य के अंग है, तो ये सवाल आप देख सकते हो। भाषा है, उसका तत्सम, कंसेप्ट मैप किसने दिया, फ्री कल्चरल नॉन वर्बल परीक्षण कौन सा है। और ये 7 वस्तु का एसआई 5 वस्तु के सीआई के बराबर है रेशियो से, हानि परसेंटेज। अब अपन देख रहे हैं साइंस के अलावा जो सोशल साइंस के सवाल हैं, 60 सवाल लेवल 2 में। सामाजिक विज्ञान जिनका सब्जेक्ट रहा होगा, तो ये सवाल देखिएगा, इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, फटाक से आप सवाल देख सकते हो। जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिया है या फिर जिनका होने वाला है, उनको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से सवाल आ रहे हैं। मंत्रिपरिषद का गठन, संविधान संशोधन, चुरुद्रुग का निर्माण, बाणासुर का शहीद किसे कहते हैं, संविधान प्रस्तावना में क्या शामिल नहीं है, 1857 की क्रांति में मेवाड़ है, उदयपुर का महाराणा कौन था, नीलम संजीव रेड्डी है, ये राष्ट्रपति के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने, हेला ख्याल कहाँ के, अवशेष शक्तियाँ कहाँ से ली गई है, तुलसी तिमनिया आभूषण है, विजयदान देथा पर बनी फिल्म कौन सी, लालर गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है, बाणासुर के शहीद, उपाधियों का अंत, और स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसकी है, वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री, विषम घाटी पंचानन, अरावली की दिशा का आपको क्रम पूछा था, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का संविधान संशोधन, श्री गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार, राजपूताना मध्य भारत का अधिवेशन कहाँ हुआ, पंचायती राज की समिति की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा है 1989 में, और एस तरंगे कितने डिग्री पे होती हैं। और ये मिलान वाला आप देखिएगा, अति आर्द्र किस जिले का है, उपाद्र आर्द्र शुष्क है। तो ये डायरेक्टली सवाल है। बाकी कुछ सवाल हैं स्टूडेंट ने लिखकर भेजे हैं, किसे समुद्र का जल स्तंभ कहते हैं, कौन सी 2 ठंडी जलधारा हैं, रेडियो तरंगे किस मंडल से वापस आ जाती हैं, और ग्लोब पर जो दिन व रात को विभाजित करती हैं वो रेखा को आप क्या कहेंगे, अवरोधी पवनें प्रभावित होती हैं, एस तरंगों का छाया क्षेत्र है कितने डिग्री पर रहता है। फिर यहाँ पर ख्याल किस तट पर है, ऐसा कुछ। भारत में ये कोई विक्रेता अधिनियम, ठीक है, पय विक्रेता अधिनियम है, वो कब लागू हुआ है। अन्य सवाल, ये तट वाला हो चुका है। और ये कुछ चट्टान है, बैथोलित वगैरह, इनके बारे में फैकोलित क्या है। स्त्री पुरुष नाम से किताब किसने प्रकाशित कराई थी, भारतीय दर्शन में शामिल है। बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वालों के लिए कुछ नियम वगैरह उल्लेखित, वो किस में है। प्रस्तावना में निहित, जो संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना में कौन सा नहीं है। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति, अवशेष शक्तियाँ किस संशोधन में मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो ये मैं पूरी PDF डाल दूंगा। अन्य जो जीके के सवाल हैं, राकेश जहांगीर नाम करके टीचर हैं, इन्होंने ये सवाल, कुछ और स्टूडेंट ने भेजे इनके सवाल हैं, ये भी आप देख सकते हो जीके विथ। और ये सभी टेलीग्राम पर मैं पूरी PDF अपडेट कर दूंगा, तो आप देखना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।